तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारा जो एटमॉस्फेयर था उसकी कुछ लेयर्स थी। पहले हमने समझा था कि जो एटमॉस्फेयर है वो होता क्या है। हाँ, एटमॉस्फेयर हमने देखा था एक एनवल्प होता है गैसेस का, जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है और बाउंड है हमारी अर्थ से बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी से वो हमारी अर्थ के साथ बाउंड है। अगर ग्रेविटी नहीं है तो एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर के, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से 4 क्राइटेरियाज के बेसिस के ऊपर हम अपने एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं। कंपोजिशन, टेम्परेचर डिफरेंसेस, प्रेशर एंड डेंसिटी। कंपोजिशन के बेसिस पे हमने देखा था एटमॉस्फेयर को 2 में डिवाइड किया था। एटमॉस्फेयर को कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर हमने 2 में डिवाइड किया था। वन वाज द होमोस्फीयर, अनदर वाज हेट्रोस्फीयर। उसके बाद हमने देखा था टोटल 5 लेयर्स थी एटमॉस्फेयर की। जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर थी उसको हमने बोला था ट्रोपोस्फियर। वो अर्थ की वेदर लेयर होती थी, सारे वेदर फिनोमिनास उसके अंदर थे। उसके ऊपर हमने देखा था स्ट्रेटोस्फियर, जिसके अंदर ओजोन प्रेजेंट था, ओजोन लेयर जो होती है हमारी। उसके ऊपर था मीजोस्फियर, जो कोल्डेस्ट लेयर थी हमारे एटमॉस्फेयर की, -90 डिग्री सेल्सियस तक वहां टेम्परेचर पहुंच जाता है। उसके ऊपर थर्मोस्फियर, जो हॉटेस्ट लेयर थी, उसके ऊपर एक्सोस्फियर। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूरा ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, वो 3 टॉपिक्स के आसपास ही घूमता है। एक एटमॉस्फियर जो हवा का कंपोनेंट है, दूसरा आपका लैंड का कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं लिथोस्फियर, और तीसरा मैंने आपको बताया था जो हमारा वाटर का कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो इन 3 टॉपिक्स के आसपास ये आपकी ज्योग्राफी घूमती है। अब ये है मेजर टॉपिक्स। अब इसी के अंदर आपके माइनर टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो पहला हमने एटमॉस्फेयर जो था वो देख लिया। अब एटमॉस्फेयर की कुछ और भी हैं माइनर टॉपिक्स, लाइक उसमें आपको प्रेशर बेल्ट्स हैं, उसके आपकी विंड्स हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर की जब बात करें, द कंपोनेंट ऑफ लैंड जिसके ऊपर अभी हम खड़े हैं वो लिथोस्फीयर है। अब देखो, अर्थ के बारे में जानना है तो अर्थ के बारे में जानना इतना आसान नहीं है। चलो ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो हम जाते रहते तो जान सकते हैं, लेकिन अर्थ के अंदर हम किस तरह से जाएंगे, बहुत मुश्किल है जाना। क्योंकि जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब टेम्परेचर बढ़कर इतना हो जाता है कि जो अर्थ की सबसे लास्ट वाली लेयर है, जो डीपेस्ट पॉइंट है हमारी अर्थ का, उस तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर जो है वो 600 और 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब 6000 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो कहां पे पाया जाता है? जो हमारा सन है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर इतना टेम्परेचर पाया जाता है। ऑब्वियसली सन के इंटीरियर में चले जाए तो मिलियंस में टेम्परेचर चला जाएगा, बट सन की सरफेस के ऊपर क्लोज टू 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पाया जाता है। तो अर्थ के अंदर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। लाइक वी हैव 2 ways टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। 2 मेथड्स हैं जिससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। वन इज योर डायरेक्ट मेथड्स, अनदर इज योर इनडायरेक्ट मेथड्स। आप डायरेक्ट मेथड्स की बात करें, नाम से ही पता लग रहा है अपनी अर्थ की लेयर्स को डायरेक्टली देखना। इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट तरीके से अर्थ की लेयर्स को देखना। जैसे डायरेक्ट की बात करें हम, मतलब फिजिकली हम अर्थ की लेयर्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से कर सकेंगे? यस, ड्रिलिंग करके, माइनिंग करके, मतलब खुदाई करके। तो इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे? वी हैव ड्रिलिंग, वी हैव माइनिंग। अब देखो, अर्थ हमारी जो है ना उसका पूरे रेडियस की अगर हम बात करें, डायमीटर नहीं सिर्फ रेडियस, जैसे सपोज कर लो ये अर्थ है तो रेडियस क्या होगा? ये रेडियस होगा। हाँ, अगर सिर्फ रेडियस की बात करें तो क्लोज टू 6371 किलोमीटर्स हमारी अर्थ का रेडियस है। अब हम बात करेंगे ड्रिलिंग हम जो करते हैं, आज तक जो सबसे ज्यादा ड्रिल हमने अर्थ में की वो था जिस 12 किलोमीटर्स, सिर्फ 12 किलोमीटर ही हम अर्थ में ड्रिल कर पाए हैं। वो भी नॉर्थ सी में एक जगह है रशिया के पास, अकोला पेनिनसुला, वहां पर। अब इससे ज्यादा करेंगे तो हीट बहुत ज्यादा, अंदर कर ही नहीं पाएंगे, ड्रिल के इक्विपमेंट्स टूट जाएंगे। माइनिंग की बात करें तो आज तक जो सबसे ज्यादा डीपेस्ट माइन हमने की है अर्थ में, दैट इज ऑल्सो जस्ट 3 to 4 किलोमीटर डीप।
जो आपके कर्नाटका में लोकेटेड है, KGF कोलार गोल्ड फील्ड। तो इन चीजों से हमें अर्थ के बारे में कंक्लूसिवली पता नहीं लग सकता है। और भी मेथड्स हैं ड्रिलिंग और माइनिंग के अलावा। वी हैव स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना, ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करना, इससे भी हम अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। तो ये सारे हो जाएंगे आपके डायरेक्ट मेथड्स। लेकिन डायरेक्ट मेथड से नहीं जान सकते क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा, और हम कितना ही चलेंगे अर्थ के अंदर, 12 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिलाई अपॉन द इनडायरेक्ट मेथड्स, इसीलिए हमें इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करना पड़ता है। अब इनडायरेक्ट मेथड्स कौन से होते हैं आपके? फर्स्ट वी हैव द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स। अब ये सिस्मिक वेव्स क्या होती है? सिस्मिक वेव्स होती हैं आपकी अर्थक्वेक वेव्स। जैसे आपका जब अर्थक्वेक आता है ना, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन, सपोज करो यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर में अर्थक्वेक आया, तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वेव्स को रिलीज करता है, जिनको हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स या फिर अर्थक्वेक वेव्स। प्राइमरली दो तरह की होती हैं हमारे पास, पी वेव्स एंड एस वेव्स, जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। तो इन अर्थक्वेक वेव्स को हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स को स्टडी करके हम बता सकते हैं हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। सेकेंड इज योर स्टडी ऑफ मेटियोराइट्स। अब ये मेटियोराइट्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड समझते हो? हाँ, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 और 9। पहले 9 थे, अब 8 हो गए हैं, ठीक है, प्लूटो को हटा दिया हमने। तो अगर हम बात करें अपने सोलर सिस्टम की, तो जिस तरह से हम प्लैनेट्स को डिवाइड कर देते हैं दो में, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, इस तरह से हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को डिवाइड कर देते हैं। इनर प्लैनेट्स में आ जाएंगे वो प्लैनेट्स जो सन के बिल्कुल पास बने, आउटर प्लैनेट्स जो सन से बहुत दूर बने। इनर प्लैनेट्स में आ जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। आउटर प्लैनेट्स में आ जाएंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में एक बेल्ट होती है, जिस बेल्ट को हम कहते हैं एस्ट्रॉइडल बेल्ट। एस्ट्रॉइडल बेल्ट, ये बेल्ट क्या होती है? इसके अंदर एस्ट्रॉइड्स होते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? छोटे, छोटे तो नहीं, मतलब कि नॉर्मल साइज के रॉकी या मिनरल ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं वैसे ही एस्ट्रॉइड्स होते हैं, रॉकी और मिनरल ऑब्जेक्ट्स। और ये क्या करते हैं? जिस तरह से ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, सपोज कर लो ये हमारा सन है, तो प्लैनेट्स क्या करेंगे? सन के आसपास रिवॉल्व करेंगे। ये प्लैनेट्स भी सन के आसपास रिवॉल्व करेंगे। सिमिलरली एस्ट्रॉइड्स वो भी हमारे सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। अब जब रिवॉल्व करते हैं तो इनकी कभी कभी आपस में टकराव होकर ये टूट जाते हैं। टूट जाते तो हमारी अर्थ जो होती है उसकी ग्रेविटी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अब जब अट्रैक्ट करती है एस्ट्रॉइड्स, तो एस्ट्रॉइड्स हमारे अर्थ की स्पेस में आ जाएंगे। तो स्पेस में जब वो एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं तब हम उनको कहते हैं मीटियोराइट्स। जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जलना शुरू हो जाते हैं तब हम उनको कहते हैं मीटियोर्स। जैसे रात को आप देखते हो ना कुछ टूटते तारे, उनको शूटिंग स्टार्स कहते हैं। वो शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं? वो मीटियोर्स होते हैं। एस्ट्रॉइड्स टूटे, अर्थ की तरफ आए, तब उनको बोला मीटियोरॉइड्स। जब हमारे एटमॉस्फेयर में जलना शुरू हो गए तब उनको बोला मीटियोर्स। कभी कभी उनका साइज बहुत बड़ा होता है तो थोड़ी अनबर्न्ड स्टेज में ही हमारी अर्थ पे वो पहुंच जाते हैं, तब हम उनको कहते हैं मीटियोराइट्स। मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। अब इन मीटियोराइट्स को स्टडी करके भी हम अपनी अर्थ के बारे में जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि जो हमारी कॉस्मिक बॉडीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन से बनी है, उनका जो मटेरियल है वो सेम है। जिस तरह से मीटियोराइट्स हैं, इसके अंदर ज्यादातर निकल और आयरन पाया जाता है, और हमारी अर्थ की जो कोर है उसके अंदर भी निकल और आयरन की प्रीडोमिनेंस होती है। तो दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स को ही स्टडी करके हमने जाना कि हमारी जो अर्थ है वो बनी है 3 लेयर से, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे टॉप के ऊपर होगा क्रस्ट। जैसे सपोज कर लो ये आपकी अर्थ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है,
इसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी उसको हम कहेंगे क्रस्ट, जो बीच वाली लेयर होगी उसको हम कहेंगे मेंटल, और जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर होगी उसको हम कहेंगे कोर। इस तरह से हम अपनी अर्थ को डिवाइड कर देते हैं 3 लेयर्स में। अब इन 3 लेयर्स के अलावा कुछ और लेयर्स भी होती हैं हमारी अर्थ में, लाइक लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। अब देखते हैं वो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर जो है वो कहां पे होता है। पहले देखते हैं लिथोस्फीयर को। अब ये है पूरा मेंटल। अब मेंटल का जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है ये वाला, द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर। इतना क्लियर है। अब दूसरी लेयर होती है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, ऊपर का पूरा क्रस्ट और मेंटल का थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज द लिथोस्फीयर। तो क्या देखा हमने, क्रस्ट देखा, मेंटल देखा, कोर देखा, एस्थेनोस्फीयर देखा और लिथोस्फीयर देखा। तो दीज आर द 5 लेयर्स जो हमारी अर्थ के अंदर होती हैं। तो अब हमने देखना है कि ये जो लेयर्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं और किस तरह से ये अर्थ के अंदर डिफरेंट फीचर्स को जन्म देती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लिथोस्फीयर से। अब लिथोस्फीयर की बात करें हम, तो लिथोस्फीयर मैंने आपको क्या बताया कंपोजिशन उसकी, जो क्रस्ट है और मेंटल है दैट इज लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर इज क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज योर लिथोस्फीयर। इसकी थिकनेस की बात करें, एवरेज थिकनेस अगर हम लगाएं लिथोस्फीयर की तो दैट इज 100 किलोमीटर, एवरेज थिकनेस 100 किलोमीटर। लेकिन ये वेरी करती है, वेरी किस तरह से, बिटवीन 50 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर। क्योंकि आपका जो लिथोस्फीयर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर और एक ओशियानिक लिथोस्फीयर। दैट्स वाई इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है बिटवीन 50 टू 200 किलोमीटर। एवरेज थिकनेस हम ले लेते हैं इसकी 100 किलोमीटर। अब ये जो आपका लिथोस्फीयर होता है ना, ये होता है सॉलिड लेयर। जैसे जिसके ऊपर अभी हम खड़े हैं वो सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड लेयर एक सेमी फ्लूइड लेयर के ऊपर फ्लोट करती है। जैसे मैंने एस्थेनोस्फीयर बताया आपको, क्या था एस्थेनोस्फीयर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, एस्थेनोस्फीयर वाज दिस अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ मेंटल। तो ये जो आपका लिथोस्फीयर है ये इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। क्यों, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर है सेमी फ्लूइड, ये सॉलिड नहीं है, ये सेमी फ्लूइड लेयर है। मतलब हल्की सी ये लेयर जो है लिक्विड है, पूरी तरह से ये सॉलिड नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से लिथोस्फीयर इस सेमी फ्लूइड लेयर जिसका नाम एस्थेनोस्फीयर है उसके ऊपर फ्लोट करता है। अब लिथोस्फीयर की बात करें तो हमारा जो लिथोस्फीयर है, जो लैंड का कंपोनेंट है वो मिलके बना है 7 प्लेट से। मतलब देयर आर 7 लिथोस्फीरिक प्लेट्स, और ये 7 लिथोस्फीरिक प्लेट्स इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती हैं। जैसे हम बात करते हैं अपने कॉन्टिनेंट्स की, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, 7, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। हाँ, तो इस तरह से ये जो कॉन्टिनेंट्स है किसके ऊपर सिचुएटेड है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर सिचुएटेड है। और टोटल देयर आर 7 लिथोस्फेरिक प्लेट, जैसे नॉर्थ अमेरिकन लिथोस्फेरिक प्लेट, साउथ अमेरिकन लिथोस्फेरिक प्लेट। और जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे सिचुएटेड है, साउथ अमेरिका है वो साउथ अमेरिकन प्लेट के ऊपर सिचुएटेड है। और ये प्लेट्स आपकी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर की हमारे अर्थ की, कि हमारा अर्थ है जो उसका वर्टिकल स्ट्रक्चर। जिस तरह से मैंने बताया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे टॉप के ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल और सबसे नीचे आपका कोर। तो अब आउटर मोस्ट जो लेयर है, अगर इसको हम विजुअलाइज करना चाहें ना, एक एग की एग्जांपल से कर सकते हैं। एग होता है ना, जैसे एग का जो हार्ड आउटर मोस्ट शेल होता है व्हाइट कलर का, वो लगा लो हमारी अर्थ का क्रस्ट है।
उसके अंदर का जो व्हाइट पोर्शन होता है एल्ब्यूमिन, वो लगा लो हमारा मेंटल है, और जो सबसे बीच वाला पोर्शन होता है यॉर्क, वो लगा लो हमारा कोर है अर्थ का। इस तरह से भी उस चीज को हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो अब क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट है आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट है। अब क्रस्ट दो तरह की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कहां पे पाई जाएगी, बीनीथ द कॉन्टिनेंट्स। जो ओशियानिक क्रस्ट है वो कहां पर पाई जाएगी, बीनीथ द ओशंस। तो अगर इसकी बात करें हम, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी डेप्थ हमारी होती है ऑलमोस्ट 30 टू 70 किलोमीटर के बीच में, 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच में। ओशियानिक क्रस्ट की बात करें तो दैट इज बिटवीन 5 टू 10 किलोमीटर्स। इस तरह से हमारी ओशियानिक और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो वेरी करती है। अब बात करें कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं। जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कॉल्ड एज सियाल, SIAL, एंड ओशियानिक क्रस्ट इज कॉल्ड एज द सिम्मा। अब इसको कहते हैं क्योंकि यहां पर डोमिनेंस होती है आपके दो एलिमेंट्स की, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। यहां पे प्री डोमिनेंस होती है दो एलिमेंट्स की, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। दैट्स व्हाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल एंड ओशियानिक क्रस्ट सिम्मा। हाँ बुक करवा दी है, वो हॉस्पिटल उसके आगे से ही मिलेगी, ठीक है। बुक करवा दी, मैंने कहा बुक करवा दी, कॉल आएगी अभी। बुक करवा दी है, कॉल आएगी अभी। हाँ। सो अभी हमने देखा क्रस्ट के बारे में, दो डिफरेंशिएशन देखी क्रस्ट की, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस क्या थी, टू 70 किलोमीटर्स। ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस क्या थी, 5 टू 10 किलोमीटर्स। इसकी कंपोजिशन जो होती है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर हमें ग्रेनाइट जो रॉक्स होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसकी कंपोजिशन हो जाएगी ग्रेनाइट। इसकी कंपोजिशन हो जाएगी आपकी बसाल्टिक। इसकी डेंसिटी की बात करें, अब आपने एक बात याद रखनी, जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो लेस डेंस होती है, जो ओशियानिक क्रस्ट होती है वो ज्यादा डेंस होती है। तो इसकी डेंसिटी होगी क्लोज टू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी होगी 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हेलो, OTP, एक सेकेंड। जीरो 463, ठीक है, ओके। हाँ, क्या, क्यों? हम्म। तो करवा लेनी थी ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। हम्म। तो याद क्या रखना है इसमें कि आप ये डेट जो फिगर्स हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है, ओशियानिक क्रस्ट जो होती है वो ज्यादा भारी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है आपकी वो कम डेंस होती है, ठीक है, बस इतना याद रखना है इसमें आपको। हेलो, हाँ जी।
So this is the main fact of the continental crust and oceanic crust. अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था हमारी जो अर्थ है वो 7 लिथोस्फेरिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है जो एस्थिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती हैं। तो जिस तरह से ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारा अमेरिकन को नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, तो ये किसके ऊपर सिचुएटेड है? दिस इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये प्लेट्स जो होती हैं आपकी ये कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं, स्टेशनरी नहीं है। जैसे हम बात करते हैं हमारे हिमालयस की, एनी आइडिया हिमालयस कैसे बने थे? प्लेट मूवमेंट से। एक उसमें थी ये यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट थी और नीचे से हमारी इंडियन प्लेट आई, उसने यूरेशियन प्लेट से साथ टकराव किया। बीच में एक सी लोकेटेड था जिसका नाम था टेथियस सी। टेथियस सी के अंदर जितने भी सेडिमेंट्स थे वो सारे फोल्ड होके हिमालयस बन गए। मतलब कहने का ये है कि प्लेट्स कभी भी स्टेशनरी नहीं होती, हमेशा मूव करती रहती हैं। जैसे आज बात करें, आज भी इंडिया की जो प्लेट है वो 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थ की तरफ जा रही है। उसकी वजह से आज भी हिमालयस की जो हाइट है वो इंक्रीज कर रही है। हाँ, बट स्टिल हम देखते हैं हाइट तो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ इरोजन भी उसके ऊपर एक्ट कर रही है जो हाइट को रिड्यूस कर देती हैं। So these are the 7 major plates which are called as lithospheric plate: Indo-Australian, Eurasian, Pacific, African, North American, South American and the Antarctic plate. तो यही प्लेट्स हैं आपकी जो एस्थीनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड लेयर की, दैट इज मेंटल। अब मेंटल जो होता है ना, वो मेजॉरिटी पोर्शन जो होता है हमारी अर्थ का उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। मतलब 84% जो हमारी अर्थ की वॉल्यूम है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जस्ट मेंटल। उसमें सिर्फ मेंटल होगा 84%, बाकी जो 16% है वो मिलके बनता है आपका क्रस्ट और जो तीसरी लेयर अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, कोर। तो आपका जो क्रस्ट था वो कहां से कहां तक था? क्रस्ट वॉज फ्रॉम 0 to 35 किलोमीटर। 0 से अर्थ के नीचे हम चले जाए 35 किलोमीटर, वो पूरे का पूरा होगा आपका क्रस्ट। तो ये आपका मेंटल कहां से स्टार्ट होगा? जहां पे आपकी क्रस्ट खत्म हुई है। कहां पे खत्म हुई है? 35 किलोमीटर पे। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 35 किलोमीटर और ये जाएगा 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, टोटल अर्थ का रेडियस था 6371 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर तक हम पहुंच गए। अब 3000 किलोमीटर और जाना है अर्थ के अंदर जब आपका कोर आएगा। तो दिस इज द मेंटल। अब देखते हैं मेंटल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिवाइडेड होता है। अब मैंने आपको लिथोस्फीयर बताया था, क्रस्ट और अपर मेंटल। एस्थीनोस्फीयर बताया था, अपर मेंटल। तो यहां पर जो मेंटल का अपर पोर्शन होगा ना 100 किलोमीटर तक, दैट वुड बी योर लिथोस्फेरिक मेंटल। उसके बाद 100 to 350 किलोमीटर का जो होगा दैट वुड बी योर एस्थीनोस्फीयर। और एस्थीनोस्फीयर क्या था? सॉलिड या लिक्विड या सेमी फ्लूइड? सेमी फ्लूइड था एस्थीनोस्फीयर। तो इस तरह से ये आपका अपर स्ट्रक्चर हो जाता है मेंटल का। उसके बाद 350 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक आपकी एक ट्रांजिशन जोन होती है जहां पे डेंसिटी वगैरह मेंटल की चेंज होती है। बट ये इंडिविजुअल डेटा आपका जो फिगर है याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना कि लिथोस्फीयर जो है वो 100 किलोमीटर, एस्थीनोस्फीयर 100 से 350 किलोमीटर। और ये पाया कहां जाता है? जो आपका अपर मेंटल होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। तो लोअर मेंटल की बात करें तो लोअर मेंटल को एक नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर और कहीं पढ़ा था हमने? कहां? यस, एटमॉस्फेयर की लेयर्स में भी हमने एक लेयर पढ़ी थी मीजोस्फीयर, बट दिस लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट मीजोस्फीयर। ये हमारी अर्थ के अंदर है, वो एटमॉस्फेयर में थी। तो इस तरह से जो हमारा लोअर मेंटल है दैट इज कॉल्ड एज द मीजोस्फीयर। अब बात करते हैं मेंटल जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर किस तरह की जो हमारी रॉक्स हैं वो पाई जाती हैं, उसके अंदर जो कन्वेक्शन करंट्स हैं वो क्या होते हैं।
तो अगर रॉक्स की बात करें तो इसमें पाई जाती है पेरिडोटाइट रॉक्स। ये एक टाइप होती है रॉक की जो मेंटल के अंदर प्रेजेंट होती है। टेम्परेचर की बात करें तो क्लोज टू 400 टू 500 टू 4000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो आपके मेंटल के अंदर पाया जाता है। और कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं? जैसे अब देखो मेंटल है क्या, पहले ये बताओ। सॉरी मेंटल नहीं, मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब ज्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा, जो उसके अंदर रॉक्स प्रेजेंट हैं वो मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब पिघली हुई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो रॉक्स जब मॉल्टन फॉर्म में होती है, मॉल्टन रॉक्स, मॉल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, मॉल्टन रॉक्स आर कॉल्ड एज मैग्मा। मॉल्टन रॉक को हम कहते हैं मैग्मा। अब कोई भी चीज गर्म होगी ना तो वो होगी लाइट, मतलब हल्की। हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब मैग्मा मॉल्टन है मतलब गर्म है, तो मैग्मा ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से मैग्मा अर्थ के नीचे से ऊपर की तरफ आता है। लेकिन जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का कि डिक्रीज होगा? हाँ, डिक्रीज होगा, क्योंकि जब हम अर्थ में नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज, अर्थ में ऊपर आ रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज। तो ये अब जब मैग्मा ऊपर आएगा तो टेम्परेचर अर्थ का हो रहा है डिक्रीज, तो ये मैग्मा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अब मैग्मा ठंडा होगा तो उससे क्या है, मैग्मा की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मैग्मा हैवी हो जाएगा और वो फिर से नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। जैसे जैसे नीचे आएगा फिर से टेम्परेचर इंक्रीज, फिर से वो डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर से ऊपर मूव करना शुरू कर देगा, ऊपर जाएगा फिर से नीचे। इस तरह से जो करंट्स चलते हैं उनको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। और ये कन्वेक्शन करंट्स कहां पे होते हैं? आपके मेंटल के अंदर। चलिए आगे देख। थर्ड लेयर आ जाती है आपकी कोर। अब कोर की बात करें हम, आपका मेंटल कहां पे खत्म हुआ था? कितने किलोमीटर्स पे खत्म हुआ था मेंटल? 2900 किलोमीटर्स पे। हाँ, तो 2900 किलोमीटर्स पे आपका मेंटल खत्म हुआ। तो 2900 से अर्थ का रेडियस कितना बताया था? 6371 किलोमीटर्स। तो 6371 किलोमीटर्स तक होगा आपकी अर्थ का कोर। अब अर्थ की कोर को हम एक और नाम से जानते हैं एंड दैट नेम इज निफी। निफी क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज, हाँ यस वेरी गुड, बिकॉज देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ निकल एंड आयरन इन द अर्थ की कोर। अर्थ की कोर में निकल और आयरन की प्रीडोमिनेंस होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द निफी। अब बात करते हैं हमारा जो कोर है उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, वो किस तरह से होता है। अब कोर को हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर जो आपकी होती है दैट इज लिक्विड, इनर कोर जो आपकी होती है दैट इज सॉलिड। अब आउटर कोर आपकी लिक्विड है, उसकी वजह से क्या होता है, वो जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। बिकॉज इट इज लिक्विड इट जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड? एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डायनेमो इफेक्ट। अब आपके एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी नहीं है उसकी डिटेल्स को, बस इतना याद रखना है अर्थ की जो आउटर कोर है वो जनरेट होती है लिक्विड, जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे डायनेमो इफेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है। इसकी बात करें इनर कोर की, इनर कोर होती है सॉलिड और इसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज क्लोज टू 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टेम्परेचर आपकी सन के अंदर होता, सन की सरफेस के ऊपर होता है, वही टेम्परेचर हमारी अर्थ की डेप्थ्स में भी होता है। अब हमने डिस्कस करनी है कुछ आपकी डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं? जहां पे आपकी डेंसिटी होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे क्रस्ट की बात करें अगर हम, तो क्रस्ट की डेंसिटी होगी सेम,
लेकिन जब मेंटल आएगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब कोर आएगा तो डेंसिटी अगेन चेंज हो जाएगी। अब जो इन लेयर्स को सेपरेट करती है लेयर, उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। जैसे अगर हम बात करें, इस तरह से सपोज कर लो आप, ये अगेन हमारी अर्थ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। पहली लेयर थी क्रस्ट, दूसरी मेंटल और तीसरी कोर। ठीक है, अब एक डिसकंटिन्यूटी होगी जो क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करेगी, एक होगी मेंटल और कोर को सेपरेट करेगी, और एक डिसकंटिन्यूटी होगी जो आपके आउटर कोर को इनर कोर से सेपरेट करेगी। दिस इज योर आउटर कोर, दिस इज इनर कोर। इस तरह से हम इन डिसकंटिन्यूटीज को डिस्कस करते हैं। जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी की बात करें जो इसको सेपरेट कर रही है, दैट डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, जो डिसकंटिन्यूटी आपके मेंटल और कोर को सेपरेट करेगी, उस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और तीसरी डिसकंटिन्यूटी जो हमारी आउटर कोर और इनर कोर को सेपरेट करेगी, उस डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से ये तीन डिसकंटिन्यूटीज आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो और भी हैं जो क्रस्ट को, अपर क्रस्ट और आउटर और इनर क्रस्ट को सेपरेट करेगी, कोनार्ड, मेंटल को मेंटल से सेपरेट करेगी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। पर इतना आपको याद नहीं रखना, ओनली these three discontinuities you have to remember: Moravec, Gutenberg and your Lehman discontinuity. अब फीचर्स की बात करते हैं कोर की, कि कोर में कौन कौन से फीचर्स। एक हमने देखा जो आपकी कोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। कौन सी कोर करती है, आउटर या इनर? यस, आउटर कोर जो होती है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। और ये जो कोर होती है हमारी अर्थ की सबसे डेंस लेयर है, इट इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। हीट की बात करें, मैंने आपको बताया इसमें टेम्परेचर क्लोज टू 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब 6000 डिग्री सेल्सियस कहां मिलेगा? सन की सरफेस के ऊपर। तो दैट्स व्हाई दिस इज हैविंग हाई टेम्परेचर। So these are the features and properties of your core. अब की पॉइंट्स देख लेते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए। पहला हमने देखा जो मेंटल हमारी अर्थ की सबसे लार्जेस्ट लेयर है। क्लोज टू 84% जो वॉल्यूम है हमारे अर्थ की वो ऑक्यूपाई कौन करता है? मेंटल। एस्थीनोस्फीयर की बात करें, सेमी फ्लूइड है। इसी एस्थीनोस्फीयर के ऊपर जो हमारी लिथोस्फीयर की प्लेट्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं। कोर की बात करें, कोर की कंपोजिशन क्या थी? निकल और आयरन, उसकी वजह से हम उसको निफी कहते थे। आउटर कोर हमारी है लिक्विड, और इस आउटर कोर की वजह से ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होती है। एंड लास्टली गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, वो डिसकंटिन्यूटी जो हमारे मेंटल को कोर से सेपरेट करती है। तो ये सब चीजें हमने अभी देखी। चलो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई अर्थ इंटीरियर इज डिफरेंशिएटेड इनटू क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर होती है। ये क्या चीज, किस चीज से हमें पता लगता है? डेंसिटी की वजह से। क्रस्ट की अलग, मेंटल की अलग, कोर की अलग। So it is sorting of materials by density during early molten stages. Which layer is most directly associated with generation of Earth's magnetic field? Yes, liquid outer core. Moravec discontinuity represents the boundary between lithosphere. आपने सिर्फ 3 लेयर्स याद रखनी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उसी के बीच की बाउंड्रीज होंगी। क्रस्ट और
यस यस यस, वेरी गुड, क्रस्ट एंड मेंटल। विच स्टेटमेंट अबाउट ओशियनिक क्रस्ट इज करेक्ट? ओशियनिक क्रस्ट के लिए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है क्रस्ट के लिए? ई, हाँ बिल्कुल, डेंस होती है और ज्यादातर उसमें बसाल्ट होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइट होती है और उसमें ग्रेनाइट होता है, तो ये इसका डी राइट ऑप्शन। लिथोस्फीयर इज बेस्ट डिफाइंड एज, यस, रिजिड आउटर शेल जिसके अंदर क्रस्ट और अपर मेंटल होता है। एस्थेनोस्फीयर इज मैकेनिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज, लक्ष्य आरव बताओ। एस्थेनोस्फीयर जो हमारा है, यस बिल्कुल, बिकॉज इट अलोज लिथोस्फेरिक प्लेट्स टू मूव ओवर इट ड्यू टू इट्स डक्टाइल नेचर। Which discontinuity marks the boundary between mental and the core? नहीं नहीं, नेक्स्ट है ये। सी, मेंटल एंड कोर, हाँ सही है बिल्कुल, वेरी गुड, सी, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लेमन डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, डी, outer core from inner core, yes very good, perfect, outer core from inner core. Which of the following provides the strongest evidence that outer core is liquid? कौन सा एविडेंस ये बताता है कि आउटर कोर लिक्विड है? ये मैंने डिस्कस नहीं किया आपके साथ, फिर भी कोशिश करो आंसर करने की। ए, देखो बात तो सही है आपकी, लेकिन इसके लिए सही नहीं है। बात सही है बट इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। अब मैंने आपको बताया था हमारी अर्थ के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड है ना? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया सिस्मिक वेव्स है, अर्थक्वेक वेव्स जिसको हम कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स आपकी दो तरह की है, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स आपकी जो हैं वो सॉलिड से भी फ्लो करेंगी, लिक्विड से भी और गैस से भी। जो एस वेव्स हैं आपकी वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से फ्लो करेंगी। ये भी एग्जाम के लिए याद रखना आपको। प्राइमरी वेव्स अर्थक्वेक में डिस्कस करेंगे इसको, वैसे प्राइमरी वेव्स सॉलिड से भी जाएगी, लिक्विड से भी जाएगी और गैस से भी जाएगी। सेकेंडरी वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से जाएगी। अब क्या हुआ जब हमारी अर्थ थी, सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल हमारी अर्थ का जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके बीच में ये आपका आ गया मेंटल, ठीक है, उसके बीच में ये आ गया आपकी क्रस्ट, सॉरी वो कोर, कोर के बीच में भी आपकी होती है इनर कोर, ठीक है। इस तरह से हम समझ लेते हैं हमारी अर्थ को। अब प्राइमरी वेव्स जो है आपकी वो सॉलिड से भी जाती, लिक्विड से भी जाती, गैस से भी जाती। गैस को भूल जाओ, गैस की यहां पे हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की जरूरत है। एस प्राइमरी वेव आई, वो पहले क्रस्ट से पास ऑन हुई, फिर वो आगे गई मेंटल से भी पास ऑन हो गई, लेकिन अब ये आगे आ गया लिक्विड आउटर कोर, तो क्या ये यहां से जाएगी पी वेव्स? प्राइमरी वेव्स क्या लिक्विड से पास ऑन होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि प्राइमरी सॉलिड और लिक्विड दोनों से जा रही है, तो ये लिक्विड से भी पास ऑन होगी और अर्थ के इंटीरियर में पहुंच गई। लेकिन एस वेव्स जब आई, एस वेव ने क्या किया, सॉलिड से गई मेंटल तक पहुंची, आगे वो जा नहीं पाई क्योंकि आगे लिक्विड था, तो उससे हमें पता लगा कि अर्थ के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा फिर? एब्सेंस ऑफ एस वेव्स, ट्रांसमिशन थ्रू द आउटर कोर, ऑप्शन सी। Which of the following statement regarding the mental is most accurate?
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग मेंटल इज मोस्ट बी। यस, गुड। मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो टू गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। समझ आया इसकी, ये कंफ्यूजन है? हाँ वही बताता हूं, देखो ये है हमारी अर्थ का क्रॉस सेक्शन, ये डिवाइड कर दिया इसको 3 लेयर्स में। सबसे ऊपर क्रस्ट, मेंटल और सबसे नीचे कोर। क्रस्ट और मेंटल को क्या सेपरेट करता था? मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और कोर को, मेंटल और कोर को कौन सेपरेट करता था? गटनबर्ग। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब यहां क्या क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग मेंटल इज मोस्ट एक्यूरेट? मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो टू गटनबर्ग। जो मेंटल है वो मोहो से गटनबर्ग तक एक्सटेंड करता है, मोहो से गटनबर्ग मेंटल। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। The main reason continental crust stands at higher elevation than oceanic crust is that continental crust is, कह रहा है कि continental crust oceanic crust से ऊपर क्यों होती है? क्योंकि वो हल्की होती है, कम डेंस होती है वो। It is less dense and more buoyant. Which zone within the earth is often called as weak zone because of its plastic behavior? यस, वेरी गुड, एस्थीनोस्फीयर। क्योंकि एस्थीनोस्फीयर सेमी फ्लूइड लेयर है, इसीलिए वो एक वीक जोन होती है हमारी अर्थ के अंदर। ऑप्शन सी। Which of the following is most closely associated with the composition of Earth's core? अर्थ की कोर के अंदर क्या पाया जाता है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लो एक बार। बी, निकल एंड आयरन। यस, अर्थ की जो कोर है उसके अंदर पाया जाता है निकल और आयरन। ये जो सिलिका और एल्यूमिनियम है ये क्रस्ट में पाया जाता है। Which seismic wave behavior gives evidence of both liquid outer core and solid inner core? A, B, A, B. S waves accelerate through the outer core. आउटर कोर में तो जाएगी नहीं एस वेव, लिक्विड है वो तो रुक जाएगी। आरव लक्ष्य, सी या डी? देखो सरफेस वेव्स तो मैंने आपको पढ़ाई ही नहीं, वो जब अर्थक्वेक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम सरफेस वेव क्या होती है। डी, हाँ डी। डी कैसे है? जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है और फेज चेंज होता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में जाती है, वो सीधी कभी नहीं जाएगी, हल्का सा उसके अंदर रिफ्रैक्शन मिलेगा। मतलब अगर वो ऐसे जा रही है तो हल्का सा उसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा, अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन को वो चेंज करेगी। तो प्राइमरी वेव्स आपकी जो हैं वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर जब जाएंगी आउटर कोर, तो थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करेंगी ना, उसके अंदर थोड़ी सी रिफ्रैक्शन होगी। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। Which statement correctly distinguishes lithosphere from asthenosphere? डी, बी या डी? लिथोस्फीयर रिजिड होता है, एस्थीनोस्फीयर रिलेटिवली डक्टाइल होता है। डी है लिथोस्फीयर पार्ट ऑफ कोर। लिथोस्फीयर कोर का पार्ट थोड़े होगा, क्रस्ट का पार्ट होगा। बी सही है, लिथोस्फीयर सॉलिड होता है, रिजिड होता है। हाँ, डक्टाइल का मतलब होता है हल्का सा पिघला हुआ। मतलब एस्थीनोस्फीयर मैंने आपको बताया था वो सेमी फ्लूइड होता है, मतलब हल्का सा वो फ्लूइड नेचर का होता है। Average thickness of continental crust is generally
सी, सी 60 to 100 किलोमीटर्स। सी, यस सी, बिल्कुल सही, अबाउट 30-35 किलोमीटर, बट ग्रेटर बीनीथ द मेजर माउंटेन सिस्टम्स। इसको अरेंज करो जरा लेयर्स को। ए, crust, mantle, outer core and inner core. Yes, perfect. Term Sial has traditionally been used for मैंने आपको बताई थी दो टर्म्स, सियाल और सिम्मा। बी, कॉन्टिनेंटल अपर क्रस्ट रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। नहीं नहीं, वो सेम है, सेम चीजें तो, हाँ सेम बात है। इट इज कॉन्टिनेंटल अपर क्रस्ट रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। Which of the following is most characteristic of the oceanic crust? B, lighter than continental crust. C होगा, लाइटर तो नहीं होगा, हैवियर होगा ओशियनिक क्रस्ट। सी है डोमिनेटेड बाय बासाल्टिक रॉक, रिलेटिवली यंग। यस, बिल्कुल परफेक्ट। ग्रेनाइट रॉक्स होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ओशियनिक क्रस्ट में होता है बासाल्टिक रॉक्स, और ओशियनिक क्रस्ट होती है डेंस और यंग। टर्म निफी रेफर्स टू बी, yes B, nickel and iron rich core. Why is the asthenosphere not considered fully molten despite its plasticity? जो एस्थीनोस्फीयर है वो थोड़ा सा मोल्टन है, थोड़ा सा पिघला हुआ, पूरी तरह से क्यों नहीं? सी, यस वेरी गुड, बिकॉज ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल is partially molten while most remain solid. Which statement regarding the temperature and pressure inside the earth is correct? बी, प्रेशर डिक्रीजेस व्हाइल टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब अर्थ की डेप्थ्स में हम जाएंगे प्रेशर भी इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, दोनों चीजें इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन डी, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस। क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेंटल बाय सडन इंक्रीज इन सिस्मिक वेव वेलोसिटी बिकॉज मेंटल इज लेस डेंस देन क्रस्ट। देखो अर्थ के अंदर जब जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्रस्ट ऊपर है, क्रस्ट कम डेंस होगा, मेंटल ज्यादा डेंस होगा, तो पहला तो होगा ही नहीं। बी होगा क्योंकि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रस्ट की भी डिफरेंट है और मेंटल की भी डिफरेंट है। हाँ, सिस्मिक वेव में बेसिकली, चलो वैसे तो अर्थक्वेक में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। सिस्मिक वेव्स आपकी दो तरह की होती है, एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में आपकी पी वेव्स और एस वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स आएंगी। सरफेस वेव्स में आपकी आर वेव्स एंड एल वेव्स आती है, रेलग वेव एंड लव वेव। तो जब डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में देखेंगे। ये चारों आपकी सिस्मिक वेव्स होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following statement about inner core is correct? इनर कोर के रिलेशन में कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट? ए, लिक्विड। देखो इनर कोर लिक्विड कैसे होगी, वो तो सॉलिड होगी। आउटर कोर लिक्विड होगी, तो ए तो नहीं होगा। बी, इट इज प्लास्टिक एंड कन्वेक्टिंग लाइक एस्थीनोस्फीयर, नहीं, जब सॉलिड है तो एस्थीनोस्फीयर की। सी होगा,
सॉलिड ड्यू टू इमेंस प्रेशर डिस्पाइट वेरी हाई टेम्परेचर। यस बिल्कुल, सॉलिड है। लिक्विड क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तो लिक्विड होनी चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज्यादा वहां पर। Which one of the following is best explanation for isostatic adjustment? अभी बता रहा हूं, थोड़ा गेस करने की कोशिश करो। देखो, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट कोई बॉडी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखे। जैसे हमने एक भारी पत्थर पानी में डाल दिया, जितनी पानी की डेंसिटी होगी उतना वो पानी, जितनी पत्थर की डेंसिटी होगी उतना वो पानी रिप्लेस करेगा। मतलब पत्थर उतना डूबेगा जितना वो भारी है। कम भारी पत्थर कम डूबेगा, ज्यादा भारी पत्थर ज्यादा डूबेगा। वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, मतलब कौन सा? बी। यस, क्रस्ट मेंटेन्स ग्रेविटेशनल बैलेंस बाय फ्लोटिंग एट डिफरेंट हाइट्स ओवर डेंसर मटेरियल बिलो। जितनी क्रस्ट भारी है उतनी ज्यादा वो जाएगी अंदर, जितनी क्रस्ट लाइट है उतना वो कम जाएगी। मतलब वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगी। माउंटेन्स की बात हम करते हैं, जैसे जितने हाई माउंटेन्स होंगे ना उतने वो क्रस्ट के अंदर जाएंगे, जितने कम हाइट के माउंटेन्स होंगे उतना वो कम क्रस्ट में जाएंगे, ताकि उनका बैलेंस बना रहे। क्लियर है लक्ष्य आरव? हाँ, एक बार और बता रहा हूं मैं। इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली देखो, सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं माउंटेन की। माउंटेन आपका बहुत भारी है, तो उसको ना अपना बैलेंस मेंटेन करके करने के लिए उतना ही अर्थ की क्रस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। जितना माउंटेन का वेट कम है उतना वो कम अर्थ की क्रस्ट के अंदर जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लें ना, किसका किसका? हाँ, वो बिल्डिंग्स। यस, जितनी आप ऊंची बिल्डिंग बनाने की कोशिश करोगे उतना उसको आपको डेप्थ में लेके जाना पड़ेगा। स्टोन की एग्जांपल ले लो, आपका एक भारी स्टोन है वो कम डूबेगा पानी के अंदर, जो हैवी लाइट स्टोन है, जो भारी स्टोन है वो ज्यादा डूबेगा पानी के अंदर, जो लाइट स्टोन है वो कम डूबेगा पानी के अंदर, ताकि वो अपना बैलेंस जो है उसको बनाकर रख सके। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। द लोअर मेंटल इज ऑफन कॉल्ड एज मीजोस्फीयर मेनली बिकॉज। लोअर मेंटल को मीजोस्फीयर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एस्थेनोस्फीयर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और ज्यादा रिजिड है। हाँ, उसका देखते हैं अभी। 25 का आपका होगा ऑप्शन बी। हेलो, ठीक है, ये क्लियर है? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। डन डन डन। 540। Which of the following would most likely cause a decrease in seismic wave velocity within a layer? B. Yes, बिल्कुल, presence of partial melt or reduce rigidity. बेसिकली ये क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या चीज डिक्रीज करेगी सिस्मिक वेव की वेलोसिटी एक लेयर में। अगर लेयर सिर्फ सॉलिड से जा रही है तो उसकी स्पीड मेंटेन रहेगी। सॉलिड के बाद कुछ लिक्विड आ गया या गैस आ गई तो उसकी स्पीड पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ पार्शियल मेल्ट और रिड्यूस रिजिडिटी, मतलब सॉलिड से जा रही थी अब लिक्विड शुरू हो गया आगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब कि आप समझ लो सॉलिड में सबसे तेज स्पीड होती है वेव की, लिक्विड में उससे कम होती है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी? इसको रहने दो, वैसे इसका आंसर होगा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को सेपरेट करती है कोनार्ड, बट आपके एग्जाम के लिए इतना कॉम्प्लेक्स जरूरी नहीं। Why are lithospheric plates able to move even though the mantle beneath them is mostly solid? लिथोस्फेरिक प्लेट मूव क्यों कर जाती हैं? बी। यस, बिकॉज एस्थेनोस्फीयर कैन डिफॉर्म स्लोली ओवर जियोलॉजिकल टाइम। जो एस्थेनोस्फीयर है वो सेमी फ्लूइड होता है, उसकी वजह से वो फ्लोट कर पाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? मोहो। यस, मोहरोविक क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है। लेहमैन आउटर कोर और इनर कोर के बीच में होता है।
गटनबर्ग मेंटल और कोर के बीच में होता है, और मोरोविक जे क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है। तो दिस इज इट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं आपका, दैट इज द रॉक्स। रॉक्स ऑफ द लिथोस्फीयर। अब जो आपका लिथोस्फीयर होता है ना, उसके ऊपर नेचुरली अकरिंग फीचर होता है रॉक्स। तो रॉक बेसिकली है क्या, जब आपके जो मिनरल्स होते हैं वो इकट्ठे होके साथ आके एक सॉलिड फॉर्म एक्वायर कर लें, उसको हम कहते हैं रॉक। तो रॉक्स आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रॉक्स। जब मिनरल्स आके साथ जुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रॉक्स। तो प्राइमरली बात करें हम, रॉक्स आपकी होती हैं 3 तरह की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो पहली टाइप ऑफ रॉक हमारी हो जाएगी इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बाद हमारे पास होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक के बाद हमारे पास होती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो फर्स्टली देयर इज जो प्राइमरी रॉक्स होती है, जो सबसे पहले बनती हैं, दोज आर द इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक सबसे पहले बनती है, तो उसको कहते हैं बेस रॉक्स, क्योंकि ये एक बेस की तरह एक्ट करती है बाकी रॉक्स के लिए। जैसे इग्नियस से ही आपकी दूसरी तरह की रॉक्स जो है सेडिमेंट्री, वो बनेगी। इग्नियस से ही आपकी तीसरी तरह की जो रॉक है मेटामॉर्फिक, वो बनेगी। तो इसलिए इग्नियस रॉक को चाहे तो हम कहते हैं बेस मटेरियल या फिर प्राइमरी रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स बनती कैसे हैं, 2 चीजें आपको याद रखनी। मैग्मा, मैग्मा आपको मैंने पहले भी बताया था क्या था मैग्मा। यस, वेरी गुड। मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज मैग्मा। अर्थ की डेप्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, उसकी वजह से जो अर्थ या रॉक्स होती हैं वो मोल्टन फॉर्म में, पिघली हुई फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मैग्मा। मैग्मा लाइटर होता है, तो मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करता है। जब ऊपर की तरफ राइज करेगा, जहां पे भी उसको क्रस्ट कमजोर मिलेगी, क्रस्ट को तोड़ के वो बाहर आ जाएगा एज लावा, जिसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। तो जब बाहर आ जाता है, वो बाहर आके उसको हवा लगती है, तो उसकी वजह से वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, कूल होना शुरू हो जाता है। तो इट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। उसके बाद सॉलिडिफाई का मतलब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तब वो बन जाएगा इग्नियस रॉक्स। क्लियर है। अर्थ के अंदर मैग्मा, मैग्मा और लावा दोनों सेम चीजें हैं, बट डिफरेंस क्या है, वो है कहां पर। अर्थ के अंदर है तो मैग्मा है, बाहर है तो लावा है। तो ये मैग्मा और लावा जब बाहर आता है, ठंडा हो जाएगा और सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक्स को बना देगा। दूसरी तरह की रॉक्स आपकी सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्स। जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं उसको भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स, जब इन दोनों रॉक्स के ऊपर इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा, टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा आपकी प्रीवियस रॉक्स के ऊपर, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी डिटेल में देखते हैं हम इन रॉक्स को किस तरह से ये बनती है और क्या इनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो बात करें अगर हम इग्नियस रॉक्स की, तो इग्नियस रॉक्स के लिए मैंने आपको बताया देयर इज लावा या मैग्मा। मैग्मा और लावा होगा, इसी मैग्मा और लावा की कूल और सॉलिडिफिकेशन होगी और वो बन जाएगा इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम कहते हैं प्राइमरी और बेस रॉक्स, क्योंकि सबसे पहले बनने वाली रॉक यही है और इन्हीं से आपकी मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो बनेंगी। अब 2 तरह की होती हैं हमारी इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक इग्नियस रॉक्स होंगी जो अर्थ के अंदर बनेंगी, दूसरी इग्नियस रॉक्स होंगी जो अर्थ के बाहर बनेंगी। जैसे जो अर्थ के अंदर बनेगी उनको हम बोलेंगे इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो अर्थ के बाहर बनेंगी उनको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव,
एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव का दूसरा नाम होता है प्लूटोनिक। एक्सट्रूसिव का दूसरा नाम होता है वॉल्केनिक। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब इंट्रूसिव बन रही है आपके अर्थ के अंदर, मतलब क्या है, जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर ही कूल एंड सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब अर्थ के अंदर ही वो ठंडा हो रहा है और अर्थ के अंदर ही वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब अर्थ के अंदर हवा तो ज्यादा होगी नहीं, तो उसकी वजह से उसकी जो कूलिंग होगी वो होगी स्लो, सो इट कूल्स स्लोली। आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होता है। आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने के कारण उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो होंगे आपके बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल्स। एग्जाम्पल की बात करें, वी हैव ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज अ इग्नियस रॉक दैट इज प्लूटोनिक और इंट्रूसिव। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही बनेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक्सट्रूसिव की, नाम से पता लग रहा है जो बाहर बन रही है। मैग्मा था, उसने अर्थ की क्रस्ट को तोड़ा, लावा की फॉर्म में वो बाहर निकल कर आ गया और बाहर आके वो ठंडा और सॉलिड बन जाएगा और एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स बना देगा। अब अर्थ के बाहर आ गया है तो वहां पर कूलिंग कैसे होगी? फास्ट, क्योंकि हवा प्रेजेंट है, हवा जल्दी से ठंडा करेगी। उसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो छोटे छोटे होंगे, मतलब वो फाइन ग्रेन्ड होगी। इट वुड बी फाइन ग्रेन्ड। अब ये लार्ज क्रिस्टल्स है ना, लार्ज क्रिस्टल्स में हम एक टर्म यूज करते हैं कोरस ग्रेन्ड, COARSE, कोरस ग्रेन्ड मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, फाइन ग्रेन्ड मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इस तरह से एग्जाम्पल की बात करें, वी हैव बसाल्ट, ठीक है, इग्नियस, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, प्लूटोनिक एंड वॉल्केनिक रॉक्स। इस तरह से इग्नियस रॉक्स को हम डिवाइड कर देते हैं इन दोनों में। अब इग्नियस रॉक्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो पहला, ये कूल एंड सॉलिडिफिकेशन से बनी है, तो दीज वुड बी हार्ड एंड रिजिड। हार्ड एंड रिजिड। अब आपकी रॉक्स के ना दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक इस तरह से लेयर्ड फॉर्म, जो इस तरह की रॉक्स होती है ना उनको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स या फिर लेयर्ड रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड या फिर लेयर्ड। उसके अगेंस्ट इस तरह से आपके रॉक्स क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होती है, क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी रॉक्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन रॉक्स। तो आपकी जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, दीज आर क्रिस्टलाइन। इग्नियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन, और इनके अंदर हमें किसी भी तरह का फॉसिल देखने को नहीं मिलेगा। फॉसिल जो आपके प्लांट्स के, एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल। अब फॉसिल्स हमें देखने को मिलेंगे इस तरह की रॉक्स में, जैसे कोई प्लांट है या एनिमल रिमेन है, वो यहां पे है, उसके ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स चढ़ती जा रही हैं, तभी तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रॉक्स में फॉसिल नहीं मिलते, लेयर्ड स्ट्रक्चर में फॉसिल्स मिलते हैं। आगे देखेंगे हम, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना हमारी, वो लेयर्ड रॉक्स होती है, वो आगे देखेंगे भी। तो ये हार्ड एंड रिजिड होंगी, क्रिस्टलाइन होंगी, और इसके अंदर कोई भी फॉसिल हमें देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे दो हम पहले ही देख चुके हैं, वी सॉ ग्रेनाइट, दूसरी कौन सी देखी थी? बसाल्ट। अपार्ट फ्रॉम ग्रेनाइट एंड बसाल्ट वी हैव गैब्रो, ऑब्सीडियन, these all are example of your igneous rocks। इंपॉर्टेंस की बात करें igneous rocks की, तो इंपॉर्टेंस एक तो इसकी ये होगी कि ये एक बेस रॉक्स की तरह एक्ट करती हैं। बेस रॉक्स मतलब बाकी जो रॉक्स हैं उसके लिए बेस मटेरियल आपके igneous rocks प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से मिनरल्स होते हैं आपके लिए जरूरी नहीं है, बस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना।
नेक्स्ट आ जाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ना 5 प्रोसेसेस होते हैं आपके। देयर आर 5 प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। एक तो इनिशियली आपकी इग्नियस रॉक्स होंगी। इग्नियस रॉक्स में होगी इरोजन। देयर वुड बी इरोजन इन इग्नियस रॉक्स। इरोजन के बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है, जो मटेरियल आपका इरोड हुआ वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होगी उसकी। सेकंड प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन फिर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन होगी तो कहीं जाके वो डिपॉजिट किया जाएगा, तो थर्ड प्रोसेस इज डिपोजिशन। यहां तक क्लियर है? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। अब जहां पे डिपोजिशन हो रही है वहां पे एक और प्रोसेस एक्ट करेगा, दैट इज कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या होता है, एक लेयर डिपॉजिट हुई, उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, वो कॉम्पैक्ट करेगा उसको, उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, दैट इज कंपैक्शन। उसके बाद जो प्रोसेस होता है पांचवा, दैट इज कॉल्ड एज सीमेंटेशन। सीमेंटेशन में क्या होता है, जो रॉक्स के क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉल्ट को एमिट करते हैं। उसके अंदर जो सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं उसको एमिट करते हैं। सॉल्ट क्रिस्टल्स फिर ग्लू को रिलीज करते हैं। ग्लू, वो ग्लू क्या करता है, मिनरल्स को एक साथ चिपका देता है। चिपका देगा तो वो हार्ड सबस्टेंस बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दीज आर द 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, सेडिमेंटेशन जिसको डिपोजिशन भी हम कहते हैं, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। इससे बनती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा कौन, एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे वाटर, विंड, वो ट्रांसपोर्ट करेंगे इसको। तो दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे यहां पे आप देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इरोजन हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन होके वो सारे पार्टिकल्स यहां पर आगे सेडिमेंटेशन हो गई। उसके बाद एक के ऊपर एक पार्टिकल्स आता जा रहा है, मतलब कॉम्पैक्शन हो रही है। और उसके बाद फाइनली वो अपने सॉल्ट क्रिस्टल्स को रिलीज करके लेयर्स को एक दूसरे के साथ ग्लू कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, जो सीमेंटेशन है वो हो जाएगी, और रॉक एक परफेक्ट स्ट्रक्चर उसको मिल जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी सेडिमेंट्री रॉक्स की, सॉफ्ट एंड पोरस। इग्नियस रॉक्स क्या थी, हार्ड एंड रिजिड। ये है सॉफ्ट एंड पोरस। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर्ड, लेयर्स में होगा। ऐसे बताया था ना आपको, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। तीसरा, इसके अंदर हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो फॉसिल फ्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो हमारा जो पेट्रोलियम है, कोल है, वो हम सेडिमेंट्री रॉक से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। सेकंड इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। हिस्ट्री ऑफ अर्थ किस तरह से, इन फॉसिल्स को स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि अर्थ के ऊपर पहले किस तरह के जो जानवर थे वो रहा करते थे। तो इस तरह से हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में हमें ये बता सकता है। लास्ट आपका डिस्कस कर लेते हैं मेटामॉर्फिक, उसके बाद खत्म कर देते हैं क्लास को। मेटामॉर्फिक रॉक्स इनिशियली आपकी इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। उन रॉक्स के ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर लगेगा। हाई प्रेशर से भी मेटामॉर्फिज्म होके मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी, या फिर उनके ऊपर हाई टेम्परेचर लगेगा। हाई टेम्परेचर से भी वो कन्वर्ट हो जाएंगी मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिक रॉक्स में, या फिर उनके अंदर कोई केमिकल चेंज होगा। इन सब तरीकों से आपकी
जो प्रीवियस रॉक्स हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री, वो कन्वर्ट हो जाएंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। इस तरह से आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। दो तरह की आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, एक कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, दूसरी रीजनल मॉर्फिज्म। कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टेक्ट का मतलब समझो किसी चीज के कॉन्टेक्ट में है। वो किस चीज के कॉन्टेक्ट में है? मैग्मा के कॉन्टेक्ट में। मैग्मा गर्म होता है, हाई टेम्परेचर हो गया तो वो रॉक्स को भी मेटामॉर्फाइज कर देगा। रीजनल मेटामॉर्फिज्म, किसी बड़े एरिया में हाई प्रेशर और टेम्परेचर है, वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर उनकी मेटामॉर्फिज्म करके उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज वुड बी हार्ड, इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा हार्ड रॉक्स होंगी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके अंदर हमें किसी भी तरह का फॉसिल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा फॉसिल सर्वाइव ही नहीं करेगा, सो नो फॉसिल। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगी? जैसे ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है, इसके ऊपर हाई टेम्परेचर लगेगा तो ये बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक, जिसका नाम होता है नीस। लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाएगा मार्बल में, शेल आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्लेट में। इस तरह से इन रॉक्स के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर हाई लगकर ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होंगी वो बन जाएंगी। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका रॉक साइकिल। रॉक साइकिल देख के हम क्लास को कर देते हैं फिनिश। चलो एक ये देख लो इंपॉर्टेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक आपकी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? एक तो हम मेटामॉर्फिक रॉक्स का यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। जैसे राजस्थान वाली साइड आप देखते हैं जो बिल्डिंग्स हैं वो बनी होती हैं सैंडस्टोन से। अब सैंडस्टोन आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, तो हम मेटामॉर्फिक रॉक्स का यूज कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, क्योंकि बिल्डिंग्स इन राजस्थान आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। जो हमारी अर्थ के अंदर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं उनको समझने के लिए भी हम मेटामॉर्फिक रॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक इज द रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो रॉक साइकिल बेसिकली आपका है क्या? आपकी कोई भी रॉक परमानेंट नहीं होती है, हर रॉक चेंजेबल है। जैसे इग्नियस रॉक है, इसके ऊपर इरोजन होगी, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, वो बना देगा आपका सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक के ऊपर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगेगा, बन जाएंगी मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगेगा, ये भी बन जाएंगी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर हाई टेम्परेचर जब होगा, अर्थ की डेप्थ के अंदर जाएगी, वो पिघल जाएगी। पिघल जाएगी तो क्या बनाएगी? मैग्मा। मैग्मा फिर ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा, फिर से बना देगा इग्नियस रॉक्स को। तो इस तरह से आपका रॉक साइकिल होता है। igneous gets converted to metamorphic sedimentary, sedimentary converted to metamorphic, metamorphic again got converted to magma and igneous rocks. So this is your rock cycle. चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को।